हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए और घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शंस हैं 1 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर या फिर 1 वर्ष के भीतर। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के भीतर। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी अगर कोई राष्ट्रपति अपने पद से हटता है तो उस राष्ट्रपति की जो पद अवधि है 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही उसके निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यानी अधिकतम 6 माह है, उससे पहले करने की कोशिश की जाएगी। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति पद का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए 90 दिनों में, 1 वर्ष में, 6 माह में या संसद द्वारा निर्धारित समय में। तो राष्ट्रपति पद का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के भीतर। अभी हमने इस पर चर्चा की। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वही है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति कितनी दिनों में पूर्ण की जानी चाहिए? तो 6 माह अधिकतम अवधि है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है, किस पद्धति से होता है? बहुल असंक्रमणीय मत, एकल असंक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत या फिर एकल संक्रमणीय बहुल असंक्रमणीय मत। तो आपको राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति बतानी है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए इसके लिए क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकल संक्रमणीय मत। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो इससे जुड़े हम कुछ अन्य फैक्ट्स को जान लेते हैं। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले निर्वाचक मंडल का वर्णन है, और जिसमें कौन शामिल है? संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि निर्वाचित सदस्य ही केवल भाग लेंगे, और इसके अलावा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इस निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से अगर कोई संबंधित विवाद होता है तो उसकी जांच और निपटारा उसका कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है संसद के सभी सदस्यों से, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से, संसद, राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषद के सदस्यों से या फिर संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों से। तो राइट आंसर बताइए इसके लिए। भारत के निर्वाचक मंडल जिसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, जल्दी से बताएं। अनुच्छेद 54 में। अभी हमने इसमें चर्चा की कि अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का वर्णन है। तो इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसमें अंतर्स्थापित किए गए। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको देना है। तो देखिए, एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीकों से पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 सही होंगे। तो हम कूट में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है। याद रखना है, राज्य की विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में भी, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अलग अलग परीक्षा में अलग अलग तरीकों से एक ही प्रश्न को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, कौन भाग नहीं लेता है आपसे पूछा गया है। क्या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, या फिर विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते? तो राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन भाग नहीं लेता है, आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करते हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति दी गई है। और निर्वाचन किस पद्धति से किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? 1 साल तक, 6 महीने तक, 2 साल तक, या फिर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? कितने समय तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के भीतर भीतर ही चुनाव करवाना आवश्यक है और राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति करना आवश्यक है। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुए उसकी पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख से 6 मास के अंदर ही करा लिया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पदभार को संभालता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में थोड़ा देख सकते हैं कि संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग क में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। अब ये चेंज हो गए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो अभी हमने इस पर चर्चा की कि 6 महीने तक वह कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आर्टिकल 123 के बारे में, जिसमें क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो। अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान ही होती हैं। ऑप्शन सी है,
संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेत होने पर उनके समक्ष रखा जाएगा। और ऑप्शन डी है, अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आर्टिकल 123 के बारे में गलत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होना आवश्यक है जिसमें तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता हो, तभी अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। संसद के विश्रांति काल में यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। इस अध्यादेश का वही बल व प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित किए गए किसी अधिनियम का होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 124(2)। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 173 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं, मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है, संसद का सत्र चालू नहीं होता, या फिर संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करती है। तो राष्ट्रपति अध्यादेशों को कब लागू करते हैं? जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। संसद के विश्रांति काल में यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित कराना आवश्यक है, अन्यथा यह प्रभाव में नहीं रहेगा। तो पहली बात तो कब अध्यादेश जारी कर सकती है? जब संसद का कोई सत्र चालू ना हो, और जब संसद का सत्र प्रारंभ होगा तो उसके 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को अनुमोदित कराना आवश्यक है, नहीं तो यह प्रभावहीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, या फिर प्रधानमंत्री को? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार इसमें से किसको प्राप्त है? आपको आंसर इसके लिए करना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त है। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा, और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राजदूत की, प्रधानमंत्री की, महान्यायवादी की, या फिर उपराष्ट्रपति की? तो राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का वर्णन किया गया है, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किसमें है? अनुच्छेद 54 में, और 55 में उस निर्वाचन की रीति दी गई है। और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन है, और जिसमें कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, भले वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, लेकिन राष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, और इसमें राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। बस संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखता है। इसे ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो तथा जिससे लोकसभा सहमत हो। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर दे सकता है? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा स्पीकर को, प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधान न्यायाधीश को?
तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, अनुच्छेद 56(2) के अनुसार। तो ये भी याद रखना है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किए जाने के बाद उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? तो किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारतीय संविधान में सन्निहित राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प तथा लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन की लिखित सूचना दी जानी चाहिए। संविधान के 94 ग के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124 क के अनुसार उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि उसे अपने कार्यालय की गरिमा को कायम रखना है, उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है, वह यह बनना नहीं चाहता। तो भारत का राष्ट्रपति क्यों एक संसद का सदस्य नहीं होता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, योग्यता रखता हो। परंतु राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता क्योंकि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और कार्यकारिणी सभी काम राष्ट्रपति के नाम से ही करती है। अतः औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उसकी निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है लोकसभा चुनाव के दौरान, आपातकाल, बाहरी या अंदरूनी के दौरान, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफल होने की दशा में राज्यों में लगाया जाता है। संविधान में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात संबंधी उपबंधों का उल्लेख है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये भी प्रश्न कई बार आता है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का उपयोग किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? 78(1), 75(1), 78(2) या इनमें से कोई नहीं। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 का प्रधानमंत्री पर यह दायित्व डालता है कि संघ के कार्यों के प्रशासन के बारे में तथा विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय करे वह उन सभी की सूचना राष्ट्रपति को दे।
अनुच्छेद 78 ख के अनुसार संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उसे दे। कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, अधिकार का नहीं। राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्रदान किया गया, बल्कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह समय समय पर राष्ट्रपति को यह जानकारी दे। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? एक पखवाड़ा, एक महीना, 6 सप्ताह या 8 सप्ताह। यानी राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है तो वो कब जारी करता है? जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है। जब संसद का सत्र पुनः चलने लगेगा तो उसके कितने दिन तक प्रभावी रहेगा राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को संसद द्वारा अनुमोदित कराना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, बी गिरी, एन संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह। तो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से यानी निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं और उनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो अभी हमने इस पर चर्चा की, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा होता है भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में, संसद में, लोकसभा में या चुनाव आयुक्त द्वारा? तो राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में इसका निपटारा होता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय ही अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद को कौन सुलझाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संसद, लोकसभा या निर्वाचन आयोग? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का या अपना प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 29, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है तब यह उदाहरण है पूर्ण निषेधाधिकार का, सीमित निषेधाधिकार का, निलंबित निषेधाधिकार का या फिर पॉकेट निषेधाधिकार का। तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यह किस तरह का उदाहरण है बताइए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निलंबित निषेधाधिकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति पर रोक लेगा अथवा विधेयक जिसमें धन विधेयक को छोड़कर धन विधेयक को नहीं रोक सकता है को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। राष्ट्रपति की विधेयकों पर इस प्रकार की सख्ती निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वीटो कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है लोकसभा के स्पीकर द्वारा, भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा या फिर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित कराता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का निर्वाचन आयोग।
और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि पंचायतों का चुनाव कौन संचालित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधान मंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? 6 माह, 6.5 माह, 7 माह या फिर 7.5 माह। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी या घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर डी 7.5 माह। अनुच्छेद 123(2) क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 माह की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर होगा। सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा। ये यहाँ पर गलत है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निर्वाचित हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। शेष विकल्प राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना या फिर उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार इनमें से क्या क्या हैं? तो ये सभी ही राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उपनिष्ठ है? यानी एक समान क्या है उसमें से जो अमेरिका में भी चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए और भारत में भी? नागरिकता, न्यूनतम आयु, आवासीय शर्त या फिर विधायिका के लोकप्रिय सदन के सदस्य होने की योग्यता। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूनतम आयु। भारत और अमेरिका दोनों में ही क्या है न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी वीवी गिरी। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश SM सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। तो ये थे राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रश्न। 35 क्वेश्चंस थे कुल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।